Hello students, today we are going to study chapter number 4 of the history section for class 7th, the Mughal Empire. As we know, the Mughals came in India, and they were ruling from the large extent of the Indians empire. And in this whole lesson we studied about the how the Mughal empires are accomplished, and how are their administrations and different types of different political legacies or politics. Okay, so let me start. The Mughal created very, as we know that Mughals are come in India, and the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until the 17th century. They controlled nearly all of the subcontinent. मतलब जो हमारे देश में जो मुग़ल आए थे, वो मुग़ल लगभग 16th सेंचुरी में आए थे, और उन्होंने आते ही साथ समझ लीजिए आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया और उसको अपनी राजधानी बनाया, और 17th सेंचुरी तक पूरे हमारे इंडिया में लगभग पूरे ही कंट्री में मुग़लों का बहुत एक छत्र शासन हो गया था। इन्होंने अपनी रूलिंग को इम्पोज किया ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह, अपने आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस जब सबके ऊपर इम्पोज किए, ज़बरदस्ती थोपे। और इन्होंने जो है पॉलिटिकल लिगेसी को छोड़ करके पूरे देश में जो है इस्लाम धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार भी किया, और धीरे धीरे जो है आज ही मुग़लों की ही देन है कि हमारा भारत में जो लाल किला है वो मुग़लों के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी जो है भाषण देते हैं। अब आता है मुग़लों का काल यहाँ पर किस तरीके से था, उनकी जो एम्पायर थी वो किस टाइप की थी, ये भी बताते हैं आपको। कि द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ द टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। ये एक्चुअली क्या था कि जो मुगल्स थे वो दो लोगों की संतानें थी। एक तो इनकी मदर साइड से संतान ये किसके थे, इनके पूर्वज थे चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो कि मंगोल रूलर थे, और उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पर बहुत ज़्यादातर उसके पार्ट पर राज्य किया था। और उसके बाद जो फादर की साइड से तो जो मुग़लों के पूर्वज थे वो थे तिमूर, और तैमूर की डाइट हुई थी 1404 में, और चंगेज़ खान की डाइट हुई थी 1227 में। ये जो रूलर्स थे ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की, यहाँ पर ये तिमूर का शासन चलता है, तैमूर कलंग वहीं से आया था। चंगेज़ खान जो था उसकी जो मेमोरी है उसमें ये देखा गया कि चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा हत्यारा था और उसने बहुत लोगों की हत्या की थी, इसीलिए मुग़ल जो है वो उनके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते थे। और ये उज़्बेक्स के साथ भी लिंक्ड था, जो कि मंगोल के कॉम्पिटिटर्स भी थे। मुगल्स जो थे वो दूसरी तरफ प्राउड करते थे तैमूर लंग के ऊपर, तो तैमूर की एंसेस्ट्री पर इनको बहुत मतलब तैमूर के वंशज होने पर इनको बहुत गर्व होता था, जबकि ये चंगेज़ खान के वंशज नहीं कहलाना चाहते थे। और इनके जो ग्रेट एंसेस्टर्स थे इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था 1398 में, और इसीलिए जो अपनी जीनोलॉजी में ये इन्होंने जो ये पूरी पिक्चर दिखाई गई है, ये दिखाती है कि अपनी जीनोलॉजी को पूरी तरीके से जो एंजॉय कर रहे हैं। मुगल मिलिट्री कैंपेनिंग्स की बात करें तो बाबर जो था वो फर्स्ट मुगल रूलर था, जो 1520 से 1530 तक 4 साल उसने बहुत अच्छी तरह राज्य किया। और वो 1494 में ये फरगना के सिंहासन पर बैठने के लिए जो है 12 साल की अवस्था में लड़ाई करता है, वहाँ पर आक्रमण कर देता है, अटैक करता है। और उसके बाद में इसके जितने भी एंसेस्ट्रल थ्रोन होते हैं ये मंगोल ग्रुप्स की तरफ से ये इन्वेट कर देते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती घुस के राज्य करते हैं। उज्बेक वगैरह इसके बाद आते हैं। फिर 1504 में काबुल में जाता है। 1526 में ये वहाँ के राजा होते हैं वो उनको हरा देता है, और 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराता है इब्राहिम लोदी को, और उसके बाद में ये दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है, दिल्ली और पानीपत पे, और फिर आगरा पे। इसके बाद में जो अफ़गानी होते हैं, द अफ़गान्स मुग़ल रूलर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द होम्स। अफ़गानियों का भी शासन इसके साथ रहा। मुग़लों की रिलेशनशिप अफ़गानियों के साथ और अहोम के साथ भी बहुत रही। फिर सिखों के साथ थी, मारवाड़ों के साथ, मेवाड़ में कैसी बनी ये रिलेशनशिप सब हम लोग स्टडी करेंगे। हुमायूं की रिलेशनशिप थी सफ़ेद ईरानियों के साथ में। गोलकुंडा और बीजापुर पे कैसे शासन किया औरंगजेब ने, इन सब के बारे में स्टडी इस चैप्टर में आगे होगी। अभी हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो मुगल एम्पर में सबसे पहले देखिए बाबर आता है 1526 से 1630 में, और इसने जो है 1526 में आकर के इब्राहिम लोदी को हराया। अफ़गानियों का सपोर्टर था ये पानीपत में,
और उसके बाद में 1537 में राणा सांगा को भी हराया, राजपूतों पर अपना राज्य किया। चंदेरी में राजपूतों को हराया इसने, और आगरा और दिल्ली पूरे पे ही अपना कब्जा किया। उसके बाद में अपने मतलब अपनी डेथ के पहले ही इसने आगरा और दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लिया था। फिर हुमायूं आता है बाबर के बाद में, 1530 से 1540 के बीच में रहा। हुमायूं ने जो है अपनी पूरी किंगडम को कई सारी छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड किया, और हुमायूं का से चौसा का युद्ध भी हुआ। चौसा के युद्ध में इसने शेर खान डिफीटेड हुमायूं, यानी कि शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया चौसा के युद्ध में, और कन्नौज पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। ईरान, हुमायूं रिसीव्ड हेल्प हिम। हुमायूं अपने शरण लेने के लिए ईरान जाता है, जहाँ पर वो सफ़ेद खान शाह से शरण लेता है, और दिल्ली में दोबारा से इसको पकड़ लिया जाता है, और 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं अकबर। अकबर 13 साल की अवस्था में राजा बनते हैं, और ये बहुत बड़े एम्परर बनते हैं। 1556 से 1570 में अकबर जो है बैरम खान के द्वारा जो है बैरम खान को आज़ाद करवाते हैं, जो इनके डोमेस्टिक स्टाफ में आते हैं। मिलिट्री कैंपेनिंग वगैरह लॉन्च करते हैं, सूरीज और अफगान के साथ मिलकर के जो है मालवा और गोंडवाना लैंड पे अपना अधिकार कर लेते हैं। मिर्ज़ा हाकिम और उजबेग के साथ इनके जो मिर्ज़ा हाकिम जो इनका हाफ ब्रदर होता है, उसके साथ इनकी एक क्रांति भी होती है, लड़ाई भी होती है, जिसमें ये जीतता है। और सिसोदिया कैपिटल जो होती है चित्तौड़ की, उनके साथ भी ये लड़ाई होती है रणथंभौर के किले में। 1570 से 1585 में गुजरात में मिलिट्री कैंपेनिंग करते हैं अकबर, और इसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर आता है 1585 से 1605 ईस्वी। यहाँ पर अकबर का राज्य जो है वो समझ लीजिए कि कैंपेनिंग जो है नॉर्थ वेस्ट तक फैली। खानदार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड, कश्मीर पर अधिकार हुआ। काबुल पे अधिकार हुआ। काबुल में मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद में उसका अधिकार सब अकबर के हाथ में आ जाता है। फिर दक्षिण में बेरार, खानदेश और अहमदनगर तक इनका राज्य हो जाता है। इनके प्रिंस सलीम बनते हैं, जो सलीम जो होते हैं यहाँ पे इनके साथ बहुत लड़ाई होती है, और फ्यूचर किंग बनते हैं जहांगीर। ठीक है, यानी कि सलीम का ही नाम बचपन का, जो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम होता है। ठीक है, अब आता है जहांगीर। 1605 से 1627 के बीच में मिलिट्री कैंपेनिंग होती है स्टार्ट अकबर की। ये सिसोदिया रूलर मेवाड़, अमर सिंह, इन सब से राज्य करने के बाद में उसके बाद में कैंपेनिंग होती है। इनके सिख होम और अहमदनगर में जाते हैं। इनके जो राजकुमार होते हैं, प्रिंस होते हैं खुर्रम। ये फ्यूचर एम्परर बनते हैं शाहजहां, जो कि लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, इनकी उनके आखिरी सालों में बहुत उनके साथ क्रांति होती है, क्रांति में लड़ाई करते हैं और एफर्ट्स होते हैं। नूरजहां जागीर की जो वाइफ होती है, ये इनको बहुत मार्जिनलाइज कर देती है, अनसक्सेसफुल जिससे हो जाते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 इनकी मुगल कैंपेनिंग चलती है दक्षिण में। अफगान नोबल खान जहां लोधी के साथ इनकी लड़ाई होती है, और उसमें लोधी को ये हरा देते हैं। उसके बाद अहमदनगर, बुंदेलखंड, इन सब में इनका राज्य होता है। बीजापुर हैं। इनके जो सबसे बड़े बेटे होते हैं दारा शिकोहा, जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनको जो है उनका सबसे छोटा बेटा होता है औरंगजेब, वो मार देता है। औरंगजेब इसका बाद शासन होता है 1658 से 1707। ये नॉर्थ ईस्ट में अहोम के साथ ये लड़ाई करता है, और 1663 में उनको हरा देता है। उसके बाद इसकी क्रांति होती है 1680 में। नॉर्थ वेस्ट में जाता है, यूफजुल और सिख के साथ लड़ाई होती है जिसमें यह जीत जाता है। मुगल इंटरवेंशन जो इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, राजपूत राजाओं के साथ राठौर राजपूत राजा होते हैं मारवाड़ के, उनके साथ इनका संघर्ष चलता है। औरंगजेब ने बहुत सारे जो है नए नए पॉलिसीज़ भी लागू की, लेकिन औरंगजेब की लड़ाई जो है वो शिवाजी के साथ भी हुई, और इसने शिवाजी का बहुत अपमान किया है, और जिससे कि शिवाजी आगरा से चले जाते हैं, और उसके बाद में औरंगजेब से लड़ाई होती है उनकी। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अकबर का शासन जो है, अकबर रेबेलियंस औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। औरंगजेब जो है वो अकबर के रेबल का बदला लेने के लिए जो है दक्षिण में अपनी सेनाओं को भेजता है। बीजापुर पे एनेक्स्ट कर लेता है, बीजापुर पे अपना शासन करता है, गोलकुंडा पे शासन करता है। औरंगजेब पर्सनली जो है एक कैंपेनिंग मैनेज करता है दक्षिण में मराठास वगैरह के लिए। गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला नीति अपनाता है, युद्ध की छापामार नीति होती है। औरंगजेब जो है इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में सिखों को, जाट को, सतनामीज वगैरह को भी कभी रेबेलियन फेस करता है। अहोम के साथ भी लड़ाई होती है, मराठाओं में। उसकी डेथ के बाद में जो है उसके बेटों में झगड़ा होने लग जाता है उसके शासन को लेकर के। अब आता है ये जो मुगलों का हम इस तरीके से बच्चों राज्य देखते हैं कि पूरे ही भारतवर्ष में हो गया था। यहाँ आप देखिए ढंग से, तो ये आपको दिखेगा कि ये काबुल है, खानदेश है, यहाँ से आए। यहाँ पर देखिए श्रीनगर है, कश्मीर 1586, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, अजमेर, सिंध, चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, मालवा, गोंडवाना, उड़ीसा, बिरार,
अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर तक पूरा ही एक छत्र शासन है मुगलों का। अब मुगलों की जो सबसे जो कूटनीति थी वो ये थी कि मुगलों में ये विश्वास नहीं करते थे कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू राजाओं में होता था कि सबसे बड़ा ही बेटा जो होता था वो आगे जाकर के राजा का उत्तराधिकारी बनता था, लेकिन इनमें यह था कि मुगलों के जितने पुत्र होंगे वो तैमूर की नीति अपनाते थे। वो कहते थे कि जितने हमारे इनके बेटे होंगे उन सबके बेटों में ही इनका पूरा राज्य बांटा जाएगा। तो इसको बोलते थे को पेरेंसी। जबकि हमारे यहाँ क्या माना जाता था, प्राइमोजेनिचर। हिंदूज में प्राइमोजेनिचर को माना जाता था, लेकिन मुगलों में जो है वो को पेरेंसी को विशेषता दे दी थी, यानी कि जितने भी इनके बेटे होंगे उन सब में ये राज्य बटेगा। लेकिन हिंदुओं में क्या था, हिंदू राजाओं में कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको राजा के बाद अगला उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, अगला वंशज बनाया जाएगा, अगला उसको इनहेरिटेंस किया जाएगा, सक्सेसर बनाया जाएगा। लेकिन मुगलों में था कि नहीं, जितने भी बेटे होंगे उनमें सब में आपस में ये इनकी जो जागीरदारी होगी वो बटेगी। मुगलों के रिलेशन जो अदर रूलर्स के साथ थे उनमें अक्सर लड़ाई, मारधाड़, झगड़ा, रिफ्यू ये सब होती थी, और जो ये लोग ज़बरदस्ती करके दूसरे राज्यों पर अपना जो है अधिकार जमाते थे, और जो भी इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता था उनके साथ ये बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी उनकी। जैसे राजपूत वगैरह थे, कई सारे राजपूतों के साथ इनकी लड़ाई भी हुई, जैसे सिसोदिया राजपूत, और कई सारे राजपूतों में इन्होंने शादी वगैरह भी की है, और उनकी राजपूत की लड़कियों से शादी भी की, और अपनी मुगल फैमिलीज़ और राजपूत फैमिलीज़ को एक हाई पोजीशन से भी ये लेके चले गए। अब आता है सिसोदिया राजपूत जो मेवाड़ के थे, वहाँ पर उन्होंने इनकी आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया था, तो उनकी लड़ाई हुई और उसको इन्होंने अपने आधिपत्य में भी लिया। फिर आता है कि इसके बाद अब इसमें जो इनका एक मनसबदार और जागीर जो होते थे, जागीरदार, इनकी व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था। औरंगजेब के टाइम में इन्होंने ये जो है मनसबदार और जागीरदार की जो है ये जैसे जैसे मुगलों की एम्पायर बढ़ती जा रही थी, उन्होंने मुगल्स ने बहुत सारी डाइवर्स बॉडीज़ जो लोगों की थी उनको रिक्रूट करना शुरू किया, सेना में भर्ती करना शुरू किया। कई लोगों को, जैसे तुर्की के तुरानीस जो थे और ईरानी थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, अफगान थे, राजपूत थे, मराठास थे, उनको इन ग्रुप्स में शामिल किया। जो भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे ये लोग, ये इनको बोलते थे मनसबदार्स। मनसबदार एक ऐसा टर्म था जिसमें एक इंडिविजुअल को एक रैंक दी जाती थी, एक पोजीशन दी जाती थी। इसको एक सूबे का जो है एक मनसब जिसको बोलते थे, उसको उसका एक राजा बना दिया जाता था, छोटा सा। और वो छोटा राजा जो क्या करता था, वो मुगल इसके लिए रैंक फिक्स करते थे, सैलरी की व्यवस्था करते थे, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको देते थे। जो रैंक और सैलरी दी जाती थी उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में जत कहा जाता था। जितना ज़्यादा जत हायर होगा उतना ही ज़्यादा उस मनसबदार की जो नोबल प्रेस्टीज और जो नोबल पोजीशन होगी कोर्ट में वो सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होगी। मनसबदारों के ऊपर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और इनको जो है धीरे धीरे जो है कैवलरी मैन और जो घुड़सवार होते थे उनकी भी व्यवस्था करनी होती थी। कैवलरी मैन के अलावा इनको ब्रांडेड हॉर्स वगैरह और लोगों से जो है ब्रांडेड हॉर्स वगैरह लेकर के मतलब मनसबदारों को ब्रांडेड हॉर्स मिला करते थे, पोजीशंस रैंक्स मिलती थी, सैलरी वगैरह मिलती थी मिलिट्री को पे करने के लिए, मतलब मिलिट्री के थ्रू, मिलिट्री पूरी जो थी उसको सैलरी वगैरह मिलती थी। एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। और मतलब कहने का है कि मनसबदार्स को मुगल एम्परर जो है कुछ धनराशि दिया करते थे, जिससे कि वो आप लोग अलग अपने दूसरे मिलिट्री मैंस को जो है सैलरी प्रोवाइड करा सकें। अब आता है मनसबदारों को जो ये सैलरी मिलती थी वो रेवेन्यू के रूप में मिलती थी, जागीर्स के रूप में। अब जागीरदार जो थे ये, यानी कि एक जो जागीर थी उसको इक्ता बोलते थे, मुगलों के टाइम में इक्ता बोला जाता था, और इसकी रख रखाव के लिए मुक्तीज हुआ करते थे। मनसबदार एक्चुअली जो है वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन व्यवस्था थी जागीर की, उनको चलाया करते थे। और इसके अलावा ये जो है नौकरों से, वहाँ के फार्मर से, पीजेंट से, लेबरों से, इन सब से जो है रेवेन्यू वगैरह लेते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे मनसबदार्स। और ये जो आप ये समझ लीजिए कि जो जागीरदार हुआ करते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो मनसबदार थे वहाँ की सुरक्षा किया करते थे और दूसरे पार्टों में जाते थे। इन अकबर के समय में क्या था, जागीर जो थी वो केयरफुली असिस्ट कर ली गई थी, सब कब्जा कर ली गई थी, और रेवेन्यू को जो है वो खाली इतना लिया जाता था जितने की मनसबदार की सैलरी हुआ करती थी। औरंगजेब के भी समय में लंबे समय तक जो है मनसबदारों की व्यवस्था शासन चलते रहा, और इन्होंने जो है मनसबदारों के संख्या में बहुत बढ़ोतरी भी की, और इन्होंने जागीर भी दी मनसबदारों को। धीरे धीरे जागीर इतनी बांट दी कि जागीरदारों के लिए जागीर की कमी पड़ने लग गई, इसलिए जागीरदार जो थे
वो निकलने लग गए और जागीरदारी व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, क्योंकि जागीरदारों से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लिया जाता था लेकिन उनके पास लैंड एरिया कम बचा था। औरंगजेब भी लास्ट में इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी जो लास्ट समय था औरंगजेब का, उस समय जागीरदार जो थे वो बहुत तेजी से कम होते चले गए। अब आते हैं जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेन सोर्स जो इनकम का था मुग़ल रूलर्स का, वो था टैक्स। वो लोग किसानों से टैक्स लिया करते थे। उनके टैक्सेस को जो है लोकल शेफ्टन्स वगैरह जो है वो उनसे जो हेडमैन होते थे ना, जो उस पर्टिकुलर राज्य के सेनापति हुआ करते थे शेफ्टन्स, वो लिया करते थे। और कुछ इंटरमीडिएटीज लोग होते थे बीच में, लोकल हेडमैन विलेजेस के पावरफुल शेफ्टन, इनसे ये सब किसान लोग इनको अपना रेवेन्यू देते थे। देखिए इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये किसान है, इसको देखो लोकल हेडमैन मार रहा है, शेफ्टन्स वगैरह से अपना वो ले रहे हैं, मनसबदार जो है इधर से ले रहे हैं। तो इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब अकबर के सामने में जो टोडरमल है, इन्होंने भी क्रॉप यील्ड, क्रॉप के प्रोडक्शन पर, उनके प्राइजेस पर, उनके एरियाज पर, कल्टिवेटेड लैंड पर लगभग 10 साल तक लगातार अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखा, 1570 से 1580 तक। उन्होंने इस समय जो टोडरमल का शासन था अकबर के टाइम में, टैक्स को उन्होंने फिक्स किया कैश क्रॉप्स पर। दूसरा है अदर प्रोविंसेस में जा करके उनको इन्होंने रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड किया, और रेवेन्यू वगैरह जो लेते थे वो एक सिंगल क्रॉप पे लिया करते थे। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त बोला जाता था। कहते थे कि आप एक साल में कितनी भी क्रॉप्स बोइए, लेकिन जो आप उसका लगान पड़ता था अकबर के टाइम में किसानों पर, वो एक ही फसल का पड़ा कर देगा। इस तरीके से किसानों को भी थोड़ी राहत मिली। ये रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी समय तक लागू भी रहा और धीरे धीरे जो है गुजरात और बंगाल में, यहाँ की मतलब प्रोविंसेस में, इनके प्रांतों में, बंगाल और गुजरात में धीरे धीरे इसको होल्ड करना मुश्किल पड़ गया मुग़लों के लिए, क्योंकि मुग़ल में जब अकबर बूढ़ा होने से लग गया तो उसके बस की बात नहीं रही कि वो अपनी एम्परशिप को संभाल पाता। इसीलिए बहुत सारे रेबेलियंस स्टार्ट हो गए धीरे धीरे और बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, और जमींदार्स और पीजेंट जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया मुग़ल अथॉरिटी से, और ये मुग़ल एम्पायर को धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी में उसका अंत हो गया। अब हम अगर क्लोजर लुक देखें अकबर की पॉलिसी का, तो अकबर ने सबसे अच्छी पॉलिसीज उसमें बनाई थी, और उसका जिक्र जो है वो अबुल फजल ने लिखी है, एक अकबरनामा और आईन अकबरी, उसमें मिलता है। अबुल फजल ने बताया है इसमें कि जो पूरी अकबर का शासन था वो कई सारा, जो उसके प्रांत जो थे वो कई सारे प्रांतों में बंटे थे। मतलब उसका जो पूरा शासन था या पूरा जो एम्पायर था वो कई सारे सूबों में बटा हुआ था, जिसका एक मालिक होता था, उसको सूबेदार बोलते थे। और इसका जो पूरा कंट्रोल था सूबेदार का, वो मिलिट्रियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखना था। फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए वो दीवान उन्होंने नियुक्त कर रखे थे, और पूरा लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए सूबेदार को सपोर्ट किया जाता था। और सूबेदार को सपोर्ट करने के लिए दूसरे ऑफिसर्स भी बोलते रहते थे, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर होता था उसको बोलते थे बख्शी, और जो मिनिस्टर होते थे जो पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे और जो रिलीजियस वगैरह अफेयर्स देखते थे उनको बोलते थे सदर। जो मिलिट्री कमांडर थे उनको फौजदार बोलते थे, और जो कस्बों में, गाँवों में पुलिस हुआ करती थी, पुलिस कमांडर, उनको कोतवाल बोला जाता था। अकबर के टाइम में जो नोबल लार्ज आर्मीज थी वो कमांड करती थी, बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लिया करती थी, लेकिन ये उस समय के लोकल एरियाज़ को बहुत पूरी तरह सुरक्षित रखते थे, और दूसरे राजाओं का उस पर आक्रमण ना हो इसलिए जो है लोगों की सुरक्षा रखने में बहुत सहायता करते थे। और ये बड़े राजा के वफादार हुआ करते थे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जो है लगभग 1570 ईस्वी में एक डिस्कशन चालू किया था। उसने फतेहपुर सीकरी में कई सारे धर्मों के विदों को, जैसे उलेमास को, ब्राह्मणों को, और क्रिश्चियन धर्म में रोमन कैथोलिक्स के जो जीसस क्राइस्ट थे उनको बुलाया, जो राष्ट्रियंस को भी बुलाया, और उनसे सबसे डिस्कस किया है। इसके बारे में, इस डिस्कशन के बारे में एक उसकी जगह थी जिसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना में बैठ करके अकबर जो है सभी धर्म के जो गुरु हुआ करते थे उनको बुलाता था और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता था। और धीरे धीरे अकबर ने यह रियलाइज़ किया कि जो ये मुगल्स होते हैं वो ज़बरदस्ती अपने धर्म को, अपने इस्लाम धर्म को दूसरे धर्मों के ऊपर थोपते हैं, तो ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। और इसलिए इसमें एक टर्म आया है डोगमा। डोगमा का मतलब होता है बच्चों कि आ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव विद एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। मतलब बिना कोई क्वेश्चन किए अगर कोई ऐसी चीज़ बना दी गई जिसको लोगों को फॉलो ही करना है, उसको डोगमा बोलते हैं। जिसको आप बोलते हैं कि ये एक फतवा है जो जारी किया गया और इसको बिना कोई प्रश्न के आपको मानना ही मानना है।
तो इसको डोगमा यानी कि अकबर ने माना कि इस डोगमा को, इस डॉक्यूमेंटेशन को स्वीकार करना और उसको ज़बरदस्ती थोपना दूसरे धर्म के लोगों पर ये अच्छा नहीं है, और इसीलिए उसने बाइगॉट की एक नीति अपनाई। बाइगॉट का मतलब होता है कि ऐसे जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा अपने कल्चर को पे बिलीव करना और दूसरे कल्चर को ज़बरदस्ती ना थोपा जाना ही ज़रूरी है। और इसीलिए उसने कहा कि अब हम सभी को बाइगॉट करते हैं। बाइगॉट का मतलब है कि हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ये मानने के लिए लागू नहीं करेंगे। उसकी जो टीचिंग थी वो मतलब वो सोचता था कि अगर ज़बरदस्ती किसी को अपना धर्म मानने से मना करना और दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपना और उसको मनवाना, ये लोग प्रजा के बीच में गलत संदेश लेके जाता है उस राजा के प्रति, और इसलिए प्रजा के अंदर उससे असंतोष व्याप्त होता है। इससे जो है अकबर ने इस आइडिया को, अपनी एक पुस्तक है जिसकी उसका बुक है जिसका नाम है सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, उसमें लिखा है ये जो टॉलरेंस का आइडिया है, जो सहनशीलता का आइडिया है, इससे उसने कहा कि इससे जो उसकी जो प्रजा है, उसकी जो आवाम है, उनके बीच में हर धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे और उनमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो अकबर की जो पॉलिसीज़ थी, जो इथिक्स को लेकर ऑनेस्टी, उस मतलब उसके अंदर बहुत ईमानदारी थी, न्याय प्रिय था अकबर, शांति व्यवस्था को मानने वाला था। अबुल फजल ने उसकी बहुत प्रशंसा की है, और इसीलिए अकबर जो था उसने गवर्नेंस को विजन करने के लिए अपने आइडिया को सुलह कुल में लिखा है। और प्रिंसेस ऑफ गवर्नर वॉज फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां, और अकबर की बात को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी माना और काफ़ी समय तक शासन किया। अब आता है बच्चों की 17वीं सेंचुरी में देखें तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे जो है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की, वो अपनी समय की चरम सीमा पर थी। ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी। इंटरनेशनल ट्रैवलर, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो बाहर देश के ट्रैवलर्स थे वो भी आते थे और भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी वेल्थ के बारे में लिखा करते थे और बाहर जाकर के देशों में गाते थे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम इंडिया जाएं और इंडिया जाकर के वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें, और यही लालच उन्हें खींच लाता है। और इस समय लगभग जो हाईएस्ट रैंकिंग थी मनसबदार, जहांगीर, ये सब मतलब हाईएस्ट रैंकिंग जो थी इस समय मुगलों के समय मनसबदारों की थी। 445 मतलब ये मनसबदार थे 8000 लोगों में, जो कि वो हाईएस्ट रैंकिंग में थे। 5.6% जो टोटल नंबर ऑफ मनसबदार थे वो रिसीव करते थे 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, मतलब 61% जो रेवेन्यू था वो इन्हीं की सैलरी से आता था। अब आता है कि मुगल एम्परर जो थे उसमें ये मनसबदार जो थे ये अपने ये सोल्जर्स वगैरह को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते थे और अच्छी इनकम प्रोवाइड करते थे। उनके समय में आर्टिसंस और पीजेंट्री ये लोग भी अच्छी पैदावार करते थे और कोई भी दुखी नहीं था। टूल्स की सप्लाईज भी अच्छी थी, प्रोडक्टिविटी हाई थी, और जो भी अच्छे किसान थे, जो कि धनवान थे, मर्चेंट्स ग्रुप्स, आर्टिफिशियल ग्रुप, बैंकर्स वगैरह सब प्रॉफिट में थे। मुगल एम्पायर की मतलब मुगल एम्पायर जब यहाँ पर इसकी नॉर्मल्स वेल्थ को देखा गया, रिसोर्सेज वगैरह को, तो बहुत पावरफुल समझा जाता है। लेकिन लेट 17वीं सेंचुरी में जब जहांगीर का शासन खत्म होने वाला था, तभी मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई व्यवस्था, और इनको जो है बाहर की पावर्स ने घेर लिया। न्यू डायनेस्टीज बनी जिसमें हैदराबाद और अवध में दूसरों का राज्य हुआ। मुगलों के बाद दिल्ली का मास्टरशिप जो है वो 18वीं सेंचुरी में धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, और इसके बाद में अंग्रेज़ आकर के अपनी व्यवस्था इसको संभालते हैं और अंग्रेज़ आकर के हमारे पूरे भारत पे कब्जा करते हैं। तो बच्चों ये लेसन अब यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन, एंड प्लीज़ यू इफ़ यू have any query please ask me, and please repeat this video, to share this video, like this video, subscribe my channel too, and please repeatedly see these videos to well understand about this lesson, क्योंकि बच्चों ये जो SST के हिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं और इनको बार बार समझना बारीकी से बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको बार बार वीडियो को वॉच करें। और टिल देन गुड बाय, प्लीज़ टेक केयर, ओके।